डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने बात करी थी कृषि विपणन क्या है, उसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, उसका क्या स्वरूप है, क्या उसकी नेचर है, उसकी प्रकृति के बारे में, और उसके साथ साथ किसानों के लिए उसका क्या महत्व है, कृषि कीमत नीति कैसे तय होती है, इसके लिए सरकारी स्तर पर जो कृषि मूल्य एवं लागत आयोग बनाया हुआ है उसका क्या महत्व है, आदि आदि बातें। आज हम उसी टॉपिक के अगले हिस्से पर बात करेंगे और उसमें शामिल हैं एक तो भारत में कृषि विपणन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। दूसरा, उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो कृषि विपणन में जो संस्थागत इसका स्वरूप है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो इसमें लगी हुई हैं, और उसके साथ साथ सहकारी विपणन का विकास किस तरह से हुआ है, क्योंकि सरकार ने तय किया हुआ है कि सन 2022 तक हर किसान की आय को दोगुना किया जाए। इसके तहत कृषि उत्पाद कृषि पदार्थों की कीमतों के साथ साथ उनके विपणन पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और जैसा मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि कृषि विपणन का अर्थ क्या है। कृषि विपणन का अर्थ है कृषि उत्पादों का खेतों से उपभोक्ताओं तक पहुंचने की प्रक्रिया का नाम है। इस दौरान जितनी भी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं और जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी को हम कृषि विपणन में शामिल करते हैं। जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि इसके अंतर्गत वो सारी क्रियाएं और नीतियां सम्मिलित हैं जो किसानों तक पहुंचती हैं, किसानों द्वारा उत्पादित जो उत्पाद हैं उनको बाजार तक ले जाती हैं। एक अनुकूलतम विपणन हमेशा लागत को कम करता है तथा लाभ को अधिकतम करता है। इस प्रक्रिया में यह भी याद रखा जाता है कि किसानों को उचित प्रतिफल मिले, साथ ही उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं मिलें और मध्यम वर्ग के आय का कुछ अंश भी बच जाए। क्लियर? यानी कृषि विपणन के अंतर्गत ये प्रयास किया जाता है कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य भी मिल जाए, उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धि हो जाए, खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए, और मध्यम वर्ग की भी कुछ बचतें संभव हो सके, कुछ वो बचा सकें। इस तरह से सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कृषि विपणन किया जाता है। जहाँ तक कृषि विपणन की संरचना का सवाल है, इसके अंतर्गत 3 तरह की गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। पहली है कृषि विपणन सहकारी समिति, दूसरा है इसका सार्वजनिक व्यापार, और तीसरा है कृषि व्यापार नीति। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे कि कृषि विपणन सहकारी समिति क्या है। ऐसी समितियां जो कृषि विपणन हेतु गठित की गई हैं और इनमें अन्य के अलावा इसके सदस्य किसान भी होते हैं जो अपने अतिरिक्त उत्पादन को इन संस्थाओं को बेच देते हैं। यदि किसान अपने उत्पाद को समितियों को देते हैं तो समितियां किसानों को वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध करवाती है, यानी किसान उनको अपना उत्पाद बेचता है और बदले में ये किसान को वित्तीय सपोर्ट देती हैं ताकि किसान की गतिविधियां वर्ष भर सुचारू रूप से चलती रहें। ये समितियां अपने सदस्यों और गैर सदस्यों से भी कृषि उत्पाद को एकत्रित करती हैं। सदस्यों के अलावा गैर सदस्यों से भी कृषि उत्पाद लेती हैं। इन समितियों को बाजार की जानकारी होती है और ये किसानों को वो जानकारी उपलब्ध करवाती हैं। अनुकूल समय आने पर ये बाजार में बेच देती हैं, जो कि बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। इस तरह से यदि इन्हें लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली हैं तो ये अपने पास संचित रखती हैं, और इस तरह से ये अपना एक वर्ष भर अभियान चलाती हैं। मोटे रूप से इसका उद्देश्य ये है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उपभोक्ताओं को भी उचित कीमतों पर ये उपलब्ध करवाना। ये समितियां अपनी गतिविधियां अन्य क्षेत्रों में भी संचालित करती हैं, जैसे भंडारण से संबंधित गतिविधियां हैं, वित्तीय सहायता से संबंधित गतिविधियां हैं, या कृषि उत्पादों का जो परिष्करण करना होता है उनको लेकर के भी ये सजग रहती हैं। इस तरह से कृषि सहकारी समितियों का जो गठन किया गया है वो 4 प्रकार का है। प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां जो गांव में काम करती हैं,
दूसरा, जिले स्तर पर संघीय सहकारी समितियां होती हैं। तीसरा, राज्य स्तर पर राज्य विपणन सहकारी समितियां, और राष्ट्रीय स्तर पर भारत में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ एक सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करती है। तो इस तरह से सहकारी संस्थाओं का या सहकारी विपणन संस्थाओं का 4 स्तरीय ढांचा देश में उपलब्ध है। प्राथमिक स्तर पर गांव में प्राथमिक सहकारी जो समितियां होती हैं, ये किसानों से डायरेक्ट टच में रहती हैं और ये किसानों के उत्पादों को खरीदती हैं, उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती हैं, उन्हें और जानकारी उपलब्ध करवाती हैं, और इनके आधार पर जिले स्तर की सहकारी समितियां, उसके आधार पर राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां भी पारस्परिक समन्वय के द्वारा किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास करती हैं। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि किसानों की दोगुनी आय कैसे हो सन 2022 तक। तो इसके लिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास ऊँट के मुंह में जीरा जैसे स्थिति को बताते हैं, ये नाकाफ़ी हैं, और इसके लिए सरकार को एक बहुत ही क्रांतिकारी नीति, ऐतिहासिक, जैसे हरित क्रांति के दौरान हुआ था, ऐसी कोई क्रांतिकारी उपाय लेकर के आने पड़ेंगे जिससे किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। छुटपुट उपायों से किसानों का भला होने वाला नहीं है। बहरहाल यहाँ अब हम बात करेंगे कि सहकारी विपणन संस्थाओं के कुछ लाभ, क्या क्या लाभ हैं। सहकारी विपणन संस्थाओं के जो 4 स्तरीय जो ढांचा है, वो 4 स्तरीय ढांचे के दौरान विपणन समितियां किसानों के उत्पादों का मोल भाव करती हैं। यदि एक किसान के पास मोल भाव की कम क्षमता होती है तथा उसे कृषि उत्पाद से अच्छी कीमत नहीं मिलती है, लेकिन समितियां इस प्रणाली द्वारा बाजार से अच्छी कीमत प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए किसान के उत्पाद को वो खरीद करके स्वयं बाजार में बेच सकती हैं, ताकि किसान को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। क्योंकि किसानों की मोल भाव क्षमता, उनको स्टोर करने की क्षमता नहीं होती है, फलस्वरूप ये समितियां उसका कृषकों को सहयोग करती हैं। विपणन समितियां किसानों को आकस्मिक वित्त भी उपलब्ध करवाती हैं। जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि कृषि कार्यों के दौरान किसानों को बड़े पैमाने पर वित्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसानों की जो संख्या है, अधिसंख्य किसान हैं, वो या तो छोटे हैं या सीमांत किसान हैं, और ऐसे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसके चलते उन्हें छोटे छोटे कृषि कार्यों के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, और ये वित्त की आवश्यकता ये समितियां पूरा करती हैं। ये समितियां भंडारण की व्यवस्था भी किसानों को उपलब्ध करवाती हैं। जैसा पहले भी चर्चा हो चुकी है कि भंडारण एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किसानों के पास अपने उत्पादों को रोकने की क्षमता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वे जो कृषि विपणन में लगे हुए व्यापारी हैं, उनके झांसे में आकर के औने पौने दामों पर अपनी फसलें बेचने को मजबूर होते हैं। फलस्वरूप उन्हें बहुत घाटा उठाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये समितियां उसको स्टोर कर लेती हैं। स्टोर करके जब मार्केट में उचित भाव होता है, तब बेच करके किसानों को उचित भाव देती हैं, मुनाफा देती हैं। ये उसकी बीमा की व्यवस्था भी करती हैं, ताकि किसानों को किसी तरह का नुकसान ना हो। ये समितियां किसानों को बढ़िया उत्पाद करने के लिए प्रेरित भी करती हैं, सपोर्ट करती हैं। जब किसान सपोर्ट में होता है, उसको सपोर्ट किया जाता है, तो वो बहुत ही मनमाफिक और मर्जी से फसलें उगाता है और मर्जी से उसका उत्पादन लेता है। ये समितियां जो दलाल सिस्टम है, जो एजेंट बीच में बैठे हैं, जो दलाली करते हैं किसानों के और व्यापारियों के बीच में, किसानों और उपभोक्ता के बीच में, उन सब दलालों को समाप्त करने का काम भी ये समितियां करती हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य, इन संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में। यहाँ सहकारी विपणन विकास की बात भी हम करेंगे कि सहकारी विपणन विकास किस तरह से पनपा है, उसका क्या वर्तमान में परिदृश्य है राष्ट्रीय स्तर पे। तो सहकारी विपणन के दौरान करीब 8 से 10% तक अतिरिक्त कृषि उत्पादों को एकत्रित किया जाता है। यानी
इस सहकारी विपणन संस्थाओं के द्वारा जो अतिरिक्त कृषि उत्पादन होता है, कई बार अच्छी बारिश हो जाती है या अनुकूल मौसम के चलते अत्यधिक उत्पादन होता है, तो अतिरिक्त उत्पादन की अवस्था में ये समितियां उसको अपने पास स्टोर करके रखती हैं। कुछ महत्वपूर्ण फसलों को ही ये समितियां एकत्रित करती हैं, जैसे खाद्यान्न है, गन्ना है, कपास है, तिलहन है, फल है, सब्जियां आदि। चूँकि देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की पैदावार होती है, कहीं कोई चीज़ पैदा होती है, कहीं कोई चीज़ अधिक पैदा होती है, तो पूरे देश भर में जो सहकारी विपणन का जो जाल बिछा हुआ है, वो जाल अपनी समितियों के मार्फत इस तरह की गतिविधियां संचालित करता है। पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खाद्यान्न का 75% व्यापार इन समितियों द्वारा किया जाता है। बहुत बड़ी एक उल्लेखनीय बात है कि 3/4 व्यापार इन समितियों द्वारा इन स्टेट्स में किया जाता है। वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारत की 80% कृषि उत्पादन का बाजारीकरण इन समितियों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 75% गन्ना, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में 75% कपास का विपणन इन समितियों द्वारा किया जाता है। ये सही है कि जहाँ गन्ना अधिक उत्पादित होता है, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही मजबूत ढांचा है गन्ना विपणन का। वो समितियाँ अधिकांश गन्ना खरीद करके किसानों को उचित भाव देने का कार्य करती हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि भारत में कृषि विपणन सहकारी समितियों की संख्या है वो लगभग 6000 है। वहीं 160 केंद्रीय सहकारी समितियां जिले स्तर पर कार्य कर रही हैं, जिनके पास जो कि अधिकतर आसपास की मंडी से संपर्क में रहती हैं, और राज्य स्तर पर 29 समितियां संचालित हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि देश भर में सहकारी विपणन का जो ढांचा है वो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। आवश्यकता ये है कि उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग हो और वह किसानों के हक में काम करे, और इसके साथ साथ ही इस तरह की नीतियाँ उनके लिए बनाई जाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहें। यहाँ कुछ आप लोगों के लिए मैं असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, तो ये असाइनमेंट भी आप लोगों को करने हैं, जिसमें मैंने 5 प्रश्न लिए हैं। कृषि विपणन प्रणाली की प्रकृति क्या है ये बताइए। कृषि कीमत प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। संग्रहण कीमतें क्या होती हैं उसको स्पष्ट करें। कृषि विपणन संस्थाओं की संरचना को स्पष्ट करें और कृषि विपणन का विकास कैसे हुआ। ये कुछ असाइनमेंट आप लोगों को दिए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।